बहुत सारे लोगों ने तो ये भी मैसेज करा नहीं 19 बैच का तो हुआ ही नहीं है प्रमोशन, तो आप कैसे ओएस बन गए? सुपरिटेंडेंट क्या काम करता है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, बहुत सारा स्ट्रेस तो नहीं होता है, बहुत सारा वर्कलोड तो नहीं होता है, एसएससी ने ये कर दिया, एसएससी ने वो कर दिया। मुझे पता ही नहीं था एसएससी होता क्या है। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि क्या हमें इंग्लिश बोलना या फिर लिखना आना चाहिए, आउटफिट कैसी होनी चाहिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कोई ऐसा स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड है क्या, कितने घंटे काम करना पड़ता है, कितने घंटे तक ऑफिस में बैठना पड़ता है। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीति, ऑफिस सुपरिटेंडेंट इन इनकम टैक्स। और इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरा एक्सपीरियंस एज एन ऑफिस सुपरिटेंडेंट इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मुझे बेसिकली 1.5 ईयर्स हो चुके हैं इस पोस्ट पर और मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हो गए हैं 3.5 ईयर्स। तो यस, आपने सही सुना, मेरा प्रमोशन टैक्स असिस्टेंट से ऑफिस सुपरिटेंडेंट में केवल 2 सालों में हो गया था। बहुत सारे लोगों ने तो ये भी मैसेज करा नहीं 19 बैच का तो हुआ ही नहीं है प्रमोशन, तो आप कैसे ओएस बन गए? तो यस, मैं ओएस बन गई कि प्रमोशन जो होते हैं वो आपके जोन पर डिपेंड करते हैं कि कौन से जोन में कितनी वैकेंसी जल्दी क्रिएट हो रही है और उसके अकॉर्डिंग आपके प्रमोशंस होते रहते हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं आपसे ऑफिस सुपरिटेंडेंट के बारे में बात करूंगी कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट क्या काम करता है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और मेरा पर्सनली क्या एक्सपीरियंस है, मुझे कैसा लगा है ओएस बन के। बहुत सारा स्ट्रेस तो नहीं होता है, बहुत सारा वर्कलोड तो नहीं होता है कि हमें घर पर भी अपना काम लेके आना पड़ता है। तो ये सब के बारे में बात करेंगे। अब से ओएस की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने लगी है तो इस पोस्ट का क्रेज काफी बढ़ गया है। 2025 में आपका सिलेक्शन हुआ है एज एन ऑफिस सुपरिटेंडेंट। फिर आप इस पोस्ट के बारे में जानना चाहते हो तो यस, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग कि काम स्टार्ट होता कहाँ से है। सीट्स आपके पास आती है तो उन पर आपको काम करना पड़ता है, उनके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ता है। सपोज करो किसी एसएससी की प्रॉब्लम है, किसी की पेन डिलीशन की है, किसी को टीडीएस क्रेडिट नहीं मिला, किसी का टैक्स ज्यादा कट गया या फिर किसी को रिफंड नहीं मिला, तो ये सब चीजें होती है नॉर्मल। तो एप्लीकेशंस लगाते हैं, फिर एक प्रॉपर चैनल होता है, उसमें घूमकर आपके पास आती है और उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ के उससे रिलेटेड जो इनकम टैक्स एक्ट के जो सेक्शंस होते हैं उनको अच्छे से रीड करके आपको उस पर काम करना पड़ता है। और ऐसा नहीं होता है कि बस आपने काम कर दिया तो वहीं पर काम खत्म हो जाता है, उसका भी एक प्रॉपर चैनल होता है, पूरी एक हायरार्की होती है जिसके थ्रू वो चीजें जाती है, जिसके थ्रू जो आपने काम करा है, कोई आपने लेटर ड्राफ्ट करा है या फिर आपने किसी का रिप्लाई बनाया है, ये सब चीजें वो वहां पर अप्रूवल के लिए जाती है बेसिकली। तो सबसे पहले मैं आपको एसएससी बता देती हूँ। एसएससी टैक्स पेयर्स होते हैं। तो यह पहले मुझे भी नहीं पता था, जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो हर लोग बोलते एसएससी ने ये कर दिया, एसएससी ने वो कर दिया। मुझे पता ही नहीं था एसएससी होता क्या है इनकम टैक्स में। मुझे बस एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन तक ही पता था। सपोज करो आपने पुटअप कर दिया है, उसके बाद आईटीओ जो आपके जो सेक्शन ऑफिसर होते वो उसको चेक करते हैं, वो साइन करते हैं। उसके बाद फिर जाता है रेंज में, दैट मीन एडिशनल वहां के हेड होते हैं। उसके बाद जाता है सीआईटी, देन सीसीआईटी, प्रिंसिपल सीआईटी, ये सब होते हैं, ठीक है। एंड दिस इज नॉट नेसेसरी कि कोई भी फाइल या फिर कोई भी नोट आपने पुटअप करा तो वो सारे लेवल्स तक जाएगा। हर काम का एक अलग अपना एक अप्रूवल अथॉरिटी होता है, वो वहीं तक जाता है। जैसे सपोज करो बहुत छोटी चीजें हैं, किसी का पेन डिलीशन का है, पेन करेक्शन का है या फिर किसी का चालान गलत उसमें चला गया, तो ये सिर्फ रेंज हेड तक जाते हैं। आरटीआईज हो गई, जो हम ऑनलाइन ग्रीवेंस लगाते हैं, ये सब चीजें, ये सब सिर्फ रेंज हेड तक जाती है। सपोज करो ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर आपको पूरी एक रिपोर्ट देनी है, कितना आपने टैक्स कलेक्शन करा, कितने डिपार्टमेंट्स ने अपील करी है, कितने में हमारी अपील नहीं टिक पाई, इसका मतलब है कि जो टैक्स पेयर है वो ही जीत गए। तो ये सब चीजें ऊपर तक जाती, क्योंकि इसका डाटा आपको ऊपर तक देना होता है, तो इसीलिए डिपेंड करता है कि काम है वो किस टाइप का काम है। तो ये सब चीज, तो ओएस का जो काम होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, कोऑर्डिनेटर का काम होता है। सपोज करो कोई टीए है, अगर उसको एक्सपीरियंस नहीं है, चलो एक्सपीरियंस है भी तो उससे इतना एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो इंस्पेक्टर लेवल का काम कर लेगा, लेकिन यस, आपसे जरूर एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको टीए और इंस्पेक्टर दोनों का काम करना आना चाहिए। और आपकी ट्रेनिंग में भी आपको ये सब सिखाया जाता है, क्योंकि इंस्पेक्टर का काम भी बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, धीरे धीरे आप वो सब चीजें सीख जाते हो। जब आप सीजीएल क्रैक करके आते हो तो ऑफिसर्स भी एक्सपेक्ट करते हैं, अगर आपके इंस्पेक्टर के पास बर्डन ज्यादा है या फिर मार्च एंडिंग है, कोई ऐसा टाइम काम का ज्यादा प्रेशर आ रहा है या फिर बहुत अर्जेंट रिपोर्ट्स चाहिए होती है, बहुत सारी चीजें अर्जेंटली होती है, तो फिर उस टाइम पर आपको इंस्पेक्टर का काम करना पड़ सकता है। तो फिर आप ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं मैं तो ओएस हूँ और मैं बस ओएस का ही काम करूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको भी काम आना चाहिए, आपको भी इंस्पेक्टर के काम करने पड़ सकते हैं, इवन आपको टीए के भी काम करने पड़ सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि क्या हमें इंग्लिश बोलना या फिर लिखना आना चाहिए, तो बोलने के लिए ऐसा है कि आपको सिर्फ
इतना आना चाहिए कि हाँ आप अगले को समझा सको सिंपल इंग्लिश में। बहुत ऐसी फ्लुएंट इंग्लिश की नीड नहीं होती है और वो हर किसी को आती भी नहीं, एंड मुझे भी नहीं आती है। बट हाँ, मैं इतना बोल सकती हूँ कि सामने वाले, कि मैं उसको क्या समझाना चाह रही हूँ, इतना बस। लेकिन आपको लिखना जरूर आना चाहिए इंग्लिश, और आप सीजीएल क्रैक करके आए और इतनी इंग्लिश तो आपको आ ही जाती है और धीरे धीरे आप सीख भी जाते हो। क्योंकि मोस्टली जो काम होता है डिपार्टमेंट में, हिंदी में भी काम होता है, हिंदी में भी नोटिंग आपको करनी पड़ती है, लेकिन मोस्टली जो काम होता है वो इंग्लिश में ही होता है। इंग्लिश में ही आपको नोटिस ड्राफ्ट करने होते हैं, इंग्लिश में ही आपको फाइल पर नोटिंग पुटअप करनी होती है, ये सब चीजें। तो यस, आपको इंग्लिश लिखना आना चाहिए। एंड दिस इज नॉट ए थिंग कि आपको जिसको लेके परेशान होना है, फिर घबराने की जरूरत है, क्योंकि धीरे धीरे सबको आ ही जाता है। ऑफिशियल फॉर्मल लैंग्वेज होती है, वो धीरे धीरे काम करते करते ही आपको आ जाती है। इसमें ऐसे कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। और बहुत सारे केसेस में आपको दूसरे मिनिस्ट्रीज को भी लेटर लिखने पड़ते हैं, उनसे कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। कुछ जैसे सपोज करो कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, जीएसटी डिपार्टमेंट से भी मांग, अगर कोई फॉरेन इनकम का मैटर है तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से भी बात करनी पड़ती है। तो यस, आपको इंग्लिश लिखना आना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने लिख दिया और फिर वो वहां पर चली जाएगी, तो ठीक उसके बाद आईटीओ सर चेक करेंगे, उसमें करेक्शन करेंगे, उसके बाद वो फिर एडिशनल सीआईटी के पास जाएगी, तो वहां पर भी करेक्शन होंगे और हर लेवल पर करेक्शंस होते हैं। तो यस, नो नीड टू वरी। बट हाँ, आप छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं कर सकते कि आपने अटैचमेंट नहीं लगाया, आपने डेट गलत लगा, या फिर जिसको भेजना था उसका एड्रेस प्रॉपर नहीं है, ये सब चीजें तो नहीं चलेंगी। एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक और बात कि पब्लिक डीलिंग मैटर काफी होते हैं, बहुत सारे टैक्स पेयर्स आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेके। तो यस, आपको उनकी प्रॉब्लम्स को अच्छे से सुनना है, उनके अकॉर्डिंग उनकी प्रॉब्लम सोल्व करना है, ठीक है। अगर आपने उनसे बदतमीजी से बात करी या फिर आपने उनके काम में बिना ही रीजन के डिले करा है, तो वो भी आपके जो कंप्लेंट्स है वो डायरेक्ट ऑफिसर से मिल सकते हैं और आपकी कंप्लेन लगा सकते हैं। तो इस बारे में भी आपको काफी केयरफुल रहना पड़ेगा। एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक और काम, पब्लिक डीलिंग मैटर बहुत सारे होते हैं। हालांकि फेसलेस आने से काफी कम हुआ है। तो फेसलेस क्या होता है कि सपोज करो कि अभी आप आईटीआर फाइल करते हो, उसके बाद आईटीआर प्रोसेस होती है, उसके बाद केस जो होता है वो फेसलेस के पास जाता है। इसका मतलब है कि एसएससी से ऑफिसर्स डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, उनके पास सिर्फ आपका केस जाता है। इसके अलावा उनके पास आपकी कोई डिटेल्स नहीं होती कॉन्टेक्ट करने के लिए या फिर कहीं से भी आपसे इंफॉर्मेशन मांगने के लिए, ये सब चीजें। तो अगर कोई मुंबई का केस है, मुंबई का एसएससी है, तो वो राजस्थान में ट्रांसफर होके आ सकता है, या फिर वो चेन्नई में जा सकता है, हैदराबाद में जा सकता है, मतलब ऑल ओवर इंडिया वो कहीं पर भी केस जा सकता है। तो आपका जो कॉन्टेक्ट करने का या फिर डायरेक्ट बात करने का वो चीज वहां से खत्म हो जाती है। बेसिकली ये चीजें करी थी करप्शन को कम करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, या फिर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए। तो यस, इसकी वजह से थोड़ा कम हुआ है। बट यस, उसके बाद जब वो केस प्रोसेस हो जाता है, असेसमेंट हो जाता है, तो जो फाइनल असेसमेंट होता है वो जाओ के पास आता है, मतलब जूरिसडिक्शनल एओ के पास आता है, और जिसके ऑफिसर्स डायरेक्ट एसएससी से बात कर सकते हैं। क्योंकि ये चीज नेसेसिटी है। अगर आप एसएससी से डायरेक्ट बात नहीं कर पाओगे तो आप उनसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मंगा पाओगे, और फिर इससे डिपार्टमेंट का टाइम वेस्ट भी होता है। क्योंकि सपोज करो कि जब ऐसा कोई लिंक ही नहीं रहेगा कन्वर्सेशन का, या फिर वो अपनी बात डिपार्टमेंट तक नहीं पहुंचा पाएंगे, या फिर डिपार्टमेंट अपनी जो क्वेरीज है वो एसएससी तक नहीं पहुंचा पाएगा, तो इससे फिर फालतू का टाइम वेस्ट और पैसा वेस्ट दोनों चीजें होती है। एसएससी उस पर अपील करेगा तो उसमें दोनों ही एंटिटी का पैसा और टाइम दोनों वेस्ट होते हैं। तो इसलिए अभी भी थोड़ी पब्लिक डीलिंग तो है, बट यस, ओवरऑल इतनी नहीं बची है। और जब आपके पास कोई भी एसएससी आता है अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, तो आपको उनको सुनना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग आपको उनका काम को भी प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। अगर आप उनसे बदतमीजी से बात करते हो या फिर आप उनसे किसी भी चीज की डिमांड करते हो, तो आपकी कंप्लेन ऊपर तक हो सकती है और आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता है। वो एक डायरेक्ट कड़ी है डिपार्टमेंट और लोगों के बीच में, और इससे कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की इमेज भी खराब होती है। तो कोई भी ऑफिसर्स नहीं चाहता है ऐसा करना। तो यस, इसके लिए आपके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन भी हो सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि आउटफिट कैसी होनी चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कोई ऐसा स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन यस, आपका एक डिसेंट फॉर्मल यूनिफॉर्म, फॉर्मल आउटफिट जरूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप टी शर्ट और जींस में आ जाओगे और आपको कोई टोकेगा नहीं। आपको कहीं पर भी ऑफिस में अगर आप ऐसे घूम रहे हो तो कोई भी आपको टोक सकता है, और इवन आपके ऑफिसर से भी आपकी कंप्लेन कर सकते हैं। तो यस, आपको एक फॉर्मल डिसेंट लुक में ही जाना होगा। फीमेल के लिए आप साड़ी पहन सकते हो, आप सूट पहन सकते हो, आप कुर्ती के नीचे जीन्स भी, ये भी अलाउड है, ऐसा पहनते हैं, मैं भी ऐसे पहनती हूँ। शर्ट और फॉर्मल पैंट्स भी पहन सकते हो, बिकॉज यू हैव टू मेंटेन डिसिप्लिन ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और एनी डिपार्टमेंट। क्योंकि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कॉलेज के स्टूडेंट जो कुछ भी पहन के आ सकते हैं, या फिर आप कहीं पर भी कॉरिडोर में घूम रहे हो ईयरफोन लगा के लाउडली म्यूजिक सुनते हुए या फिर बहुत तेज बातें करते हुए, तो ये भी चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है।
यू हैव टू बी बिहेव लाइक ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। एक चीज सबके दिमाग में रहती है कि कितने घंटे काम करना पड़ता है, कितने घंटे तक ऑफिस में बैठना पड़ता है। तो ऑफिस में तो आपको प्रॉपर जितने वर्किंग आवर्स होते हैं उतना ही बैठना पड़ता है, 9:30 to 6 PM। लेकिन अभी राजस्थान में बायोमेट्रिक कहीं पर भी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन किसी भी टाइम हो सकती है। आप इस चीज को लेकर श्योर नहीं हो सकते, नहीं नहीं मैं तो लेट जाऊंगा ऐसा करके। लेकिन आप कभी कभी जब आपके कोई जेन्युइन रीजंस होंगे तो आपको थोड़ा अलाउ भी कर दिया जाता है लेट आने के लिए, थोड़ा बहुत, कि आधा एक घंटा मैं लेट आ जाऊंगा क्योंकि मेरे को ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर को दिखाना है, या फिर तबीयत ठीक नहीं, ये सब चीजें। ठीक है, कोई जेन्युइन रीजन होता है तो यस ये हो सकता है, बट डेली डेली तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और अगर आप डेली ही लेट आ रहे हो, ऑफिसर सब कुछ नोटिस करते हैं, इसके लिए भी आपको मेमो मिल सकता है, वार्निंग मिल सकती है, तो ये सब चीजें। और हाँ, आपको ऑफिस आवर्स के बाद भी बैठना पड़ सकता है। अगर आपका मार्च क्लोजिंग है या फिर कोई इंपॉर्टेंट काम है, कोई मीटिंग चल रही है, तो भी आपको बैठना पड़ सकता है। इसमें आप ये नहीं कह सकते नहीं 6 बज गए इससे ज्यादा मैं नहीं बैठूंगा या फिर नहीं बैठूंगी। तो यस आपको बैठना पड़ेगा कि ऑफिसर्स को आपसे काम पड़ सकता है। सपोज करो कोई मीटिंग चल रही है तो 6 बज गए हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि मीटिंग 6 बज गए मीटिंग क्लोज कर दो कल करेंगे, नहीं, मीटिंग तो होगी। तो सपोज करो 7 बजे 8 बजे तक भी चली है तो वहां पर भी आपको बैठना पड़ेगा, क्योंकि सपोज करो आपके ऑफिसर से आईटी सर ने, एडिशनल सर ने, किसी ने भी कोई रिपोर्ट मांग ली है, कुछ चीजें मांग ली है कोई काम का, तो वो अपने स्टाफ से ही बोलेंगे। तो यस इसके लिए ऑफिस में आपको बैठना पड़ेगा एक्स्ट्रा टाइम के लिए भी। और मार्च क्लोजिंग के टाइम पर भी बहुत सारा काम होता है, टाइम बारिंग मैटर्स होते हैं, तो उसके लिए भी आपको 9, 10, 11 भी बज जाते हैं। और मैंने देखा है लोगों को बैठते हुए भी। ठीक है, इस चीज में भी आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है, ठीक है, सपोज करो आपका बच्चा छोटा है या फिर कोई मेडिकल इश्यू है, तो उसको कंसीडर कर लेते हैं, बट नॉट एवरी टाइम। ठीक है, ये चीज आपके ऑफिसर पर डिपेंड करती है कि आपका जो काम है वो कोई और कर लेते हैं या फिर इस टाइप से। और कोऑर्डिनेशन से ही चीजें चलती है, कभी आपने दूसरों का काम कर दिया या फिर कभी उन्होंने आपका काम कर दिया, तो ऐसे ही चीजें चलती है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कोई नहीं है तो यस यू हैव टू सिट लॉन्ग आवर्स, क्योंकि इसका कोई एक्सक्यूज नहीं, इसका कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है। आपका काम है तो आपको ही करना पड़ेगा, दैट्स इट। और हाँ, बहुत सारी जगह पर ऑलरेडी बायोमेट्रिक सिस्टम लग चुका है, तो यस यहाँ पर भी कभी भी लग सकता है। अगर बायोमेट्रिक है तो फिर आपको लॉग इन और लॉग आउट, तो आपके 8 आवर्स कंप्लीट होने ही चाहिए ऑफिस में। अगर इससे कम है तो आपको वार्निंग मेमो सब मिल सकता है, आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है, क्योंकि पंक्चुअलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन गवर्नमेंट ऑफिसेज। तो यस ऐसा हो सकता है। एक और क्वेश्चन की क्या सैटरडे और संडे को भी जाना पड़ सकता है? तो यस जाना पड़ सकता है। अगर काम पेंडिंग है, टाइम बारिंग मैटर है, या फिर कोई विजिट है, तो रिपोर्ट्स चाहिए, या तो कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट काम की जिसको मंडे तक वेट नहीं करा जा सकता, तो यस ऐसा होता है। सैटरडे संडे को भी जाना पड़ सकता है, लेकिन बहुत ही रेयर होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एवरी संडे और सैटरडे ही जाना पड़ता है, नहीं। जैसे सपोज करो एक साल में आपको 6-7 बार बुला लिया, इतना ही होता है, इससे ज्यादा अभी तक तो मैंने नहीं देखा, बट यस हो भी सकता है। एंड ओएस की सैलरी कितनी होती है और आपकी फर्स्ट सैलरी कितनी आएगी, इसके ऊपर जल्दी ही मैं एक वीडियो बना दूंगी, क्योंकि अगर इसमें बताऊंगी तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो यस मैं सैलरी, कितने अलाउंसेस मिलते हैं, कितना आपका एनपीएस डिडक्ट होता है, क्या क्या चीजें डिडक्शंस में जाती है, इन सब चीजों के लिए आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जल्दी ही, तो उसमें आप देख लेना। ठीक है, अगर फिर भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया चाहिए, मैंने एक 8th पे कमीशन पर वीडियो बनाई थी, उसमें आपको इतना पता चल जाएगा कि क्या क्या आपको अलाउंसेस मिलते हैं, ये सब चीजें, तो आप जाकर वो देख सकते हो। और एक और चीज, मेरे पास अभी भी काफी मैसेजेस आते हैं कि क्या हमारा दूसरे जोन में ट्रांसफर हो जाएगा, अगर मेरा बच्चा छोटा है, मुझे कोई मेडिकल इशू है, फिर मेरी फैमिली डिपेंडेंट है, उनको मेडिकल इशू है, या फिर कुछ भी ऐसे रीजन जो जेन्युइन होते हैं, बट फिर भी आपका ट्रांसफर दूसरे जोन में नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ट्रांसफर बिल्कुल ही बंद है। आपके जोन के अंदर ट्रांसफर होते हैं और आपको होम पोस्टिंग, मतलब आपके घर के पास भी मिल सकती है, लेकिन यस दूसरे जोन में नहीं। दूसरे जोन में सिर्फ आपके जो रैंक है और जो वैकेंसीज है उस पर्टिकुलर जोन में, उसी के अकॉर्डिंग आपको पोस्टिंग मिलेगी। ये सिर्फ उसी पे डिपेंड करता है कि कितनी वैकेंसीज है उस जोन में और कितनी आपकी रैंक है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको जोन अलोकेशन होगा। ठीक है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास कि नहीं आप इस जोन में आ जाओगे, ये या फिर ये सब चीजें। यस एक डेपुटेशन पे आप जरूर आ सकते हो, जो 3+2 ईयर्स का होता है। मतलब एक बार आप अगर डेपुटेशन पे आ गए तो 3 ईयर्स तक रहोगे, देन फिर डिपेंड करता है आपके ऑफिसर्स पर। आपका जो डेपुटेशन होता है वो 2 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यस टोटल आपको 5 ईयर्स आपके दूसरे जोन में आप जा सकते हो। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है इस चीज का कि आप दूसरे जोन में ट्रांसफर हो जाओ। मैंने इंस्पेक्टर छोड़ के मैंने 2400 ग्रेड पे की जॉब ज्वाइन करी थी। तो ये एंड मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो 4600 ग्रेड पे की जॉब छोड़ के 42 पे आते हैं या फिर 28 पे 24 पे आते हैं। ठीक है, तो यस आपको ये चीजें बहुत ज्यादा सोच समझकर ही करनी चाहिए। आपके जो पोस्ट प्रेफरेंस है आपको बहुत ही सोच समझकर करनी चाहिए, क्योंकि फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है दोबारा एग्जाम में अपीयर होने के अलावा।
एंड एक और चीज की क्या आपको लीव टाइम पर मिल जाती है, तो यस लीव टाइम पर मिल जाती है, लेकिन अगर काम का बर्डन होता है, मार्च क्लोजिंग है या फिर कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट काम चल रहा है तो फिर सिचुएशंस देखी जाती है। ऐसा भी नहीं है कि आपने अप्लाई करा है लीव के लिए और एवरी टाइम आपको अप्रूवल मिले, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, अगर आप बिना बात के ज्यादा छुट्टियां नहीं मारते हो, मीन आप काम अपना टाइम पर कर देते हो, कोई पेंडेंसी नहीं रखते हो, तो ये सब चीजें देखी जाती है तो लीव मिल जाती है। जब लोग सुनते हैं कि मैं ऑफिस सुपरिटेंडेंट हूँ तो सबसे पहले उनका क्वेश्चन होता है कि क्या आप अपने ऑफिस के बॉस हो, आपके अंडर ही काम करते होंगे या फिर बस आपको तो साइन करना पड़ता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बस ये नाम से ऐसा लगता है कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट एक बहुत बड़ी पोस्ट है। नहीं, ये बस एक 40-100 ग्रेड पे की पोस्ट है, इंस्पेक्टर से छोटी पोस्ट है। बहुत लोगों को लगता है कि यार ये तो आईटीओ से भी बड़ा है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको टाइमली मिल जाती है। आपको ये पोस्ट एक बेटर लाइफस्टाइल देती है। ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, कैसे लोगों से बात करना होता है, कैसे चीजों को एडजस्ट या मैनेज करना होता है, इवन लोगों से भी कैसे इंटरेक्ट करना हो। तो गवर्नमेंट जॉब ये सब चीजें सिखा देती है और मैंने यहाँ पर आकर बहुत सारी ऐसी चीजें सीखी है। आपने भी मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, जब मैं मुंबई में थी तो मुझे चीजों से या लोगों से डील करना नहीं आता था। तो यस, अभी मैं काफी चीजें अच्छे से कर लेती हूँ। तब मुझे ऑफिस स्टाफ से भी अच्छे से डील करना नहीं आता था या फिर अपने काम को मैनेज करना नहीं आता था, ये सब चीजें। बट यस, अब मैं बहुत अच्छे से पब्लिक डीलिंग कर लेती हूँ, अपना काम प्रॉपर कर लेती हूँ और ये पोस्ट आपको एक अच्छी पीसफुल लाइफस्टाइल दे सकती है। तो यस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ओएस के बारे में या उसकी वर्क प्रोफाइल, सैलरी, इन सब के बारे में अगर आपके डाउट्स है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं जल्दी ही उनका रिप्लाई करने का ट्राई करूंगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ओके, बाय बाय।